वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। मॉर्निंग में जो हमने करंट अफेयर्स के 15 प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था, तो 15 और प्रैक्टिस करेंगे, यानी 16। मॉर्निंग में 1 to 15 था, अब 16 to 30, यानी 30 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, और इनमें से कई सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम्स में, तो प्रैक्टिस कर लेना सभी की। 15वां प्रश्न जो था वो अभ्यास टाइगर ट्रम्प था, भारत और अमेरिका के जो बीच में। और ये 16वां प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 अप्रैल 2025 को यह जो सम्मेलन है वो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। कौन सा सही है इसमें? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कई सालों के बाद हुआ, ये 2018 के बाद हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है 4 अप्रैल 2025 को, और इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। 4 अप्रैल 2025 को यह जो सम्मेलन है वो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। वर्ष 2018 में नेपाल के काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद यह बिम्स्टेक नेताओं की पहली भौतिक बैठक है जिसमें फिजिकली रूप से जो है शामिल हुए। ठीक है, इससे पहले 2022 में जो हुई थी वो वर्चुअल रूप में हुई थी। ठीक है, जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था ना मार्च 2022 में, वो श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था। वो 18 के बाद 25 में, ठीक है, फिजिकली हुआ है। चूंकि बिम्स्टेक की बात हो रही है तो अगला प्रश्न और बनाते बिम्स्टेक पर। बिम्स्टेक के बारे में सही कथन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। इसका सचिवालय है नेपाल के काठमांडू में। श्रीलंका और म्यांमार भी इसके सदस्य देश हैं क्या? बिल्कुल, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में, लेकिन इसका जो सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में नहीं है, बांग्लादेश के ढाका में है। श्रीलंका और म्यांमार भी बिल्कुल इसके सदस्य देश हैं, तो 1 और 3 सी है इसका आंसर। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है बिम्स्टेक। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। इसके 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और म्यांमार शामिल हैं। तो करेक्ट हो गया वो स्टेटमेंट। और इसका जो सचिवालय है ना वो नेपाल के काठमांडू में नहीं है बल्कि बांग्लादेश के ढाका में है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरे साल के लिए। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। 27 तारीख को एग्जाम होने के बाद भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी क्योंकि दिसंबर में नया वाला फॉर्म आएगा। और पीसीएस की कंटिन्यू करेंगे 27 के बाद क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है उसका भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। हाल ही में निधन हो गया था मनोज कुमार का। 4 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का मुंबई में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, मनोज कुमार को 2020 में नहीं बल्कि 5 साल पहले ही 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। 87 वर्ष की अवस्था में मुंबई में निधन हो गया मनोज कुमार का। 4 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का मुंबई में निधन हो गया। 87 वर्ष के थे वो। उनका जन्म हुआ था वर्ष 1937 में एबटाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। असली नाम याद रखिए उनका उनका हरि किशन गोस्वामी। ठीक है, क्योंकि वास्तविक नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गुलजार का पूछा था, संपूर्ण सिंह कालरा नाम है उनका, पीसीएस में ही पूछा था। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वो भारत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। भारतीय कला में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार ने 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उनको। और वर्ष 2015 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था उनको, ना कि 2020 में। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग अलग श्रेणियों में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा अगर मनोज कुमार से कोई प्रश्न बनता है तो।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और इसका उद्देश्य युद्ध अपराधियों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना है। हाल ही में हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की है। क्या यूएसए इसका सदस्य है? क्या नहीं है यूएसए, इजराइल भी नहीं है, और हंगरी ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की है। करेक्ट है, इसीलिए न्यूज़ में है। इसका उद्देश्य युद्ध अपराधियों की जांच करना, उन पर मुकदमा चलाना। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। सारे के सारे सही हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अप्रैल 2025 में हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की। फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ना तो आईसीसी के सदस्य हैं और ना ही दोनों देश आईसीसी को मान्यता देते हैं। इसका उद्देश्य युद्ध अपराधियों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। बीसवां प्रश्न है, 3 से 4 अप्रैल 2025 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन शोध सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पहला है ये, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन शोध सम्मेलन 2025 3 से 4 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 3 से 4 अप्रैल 2025 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन शोध सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को मंजूरी प्रदान की गई। यह जो कार्यक्रम है 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। क्या? बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को मंजूरी दी गई। इसकी अवधि वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 तक है। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य, यहाँ चीज़ इंपॉर्टेंट है, सीमावर्ती गांव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। उद्देश्य ही पूछ लेता है सीधा सीधा 4 विकल्प बनाकर। इस कार्यक्रम के लिए जो कुल धनराशि है, वित्तीय प्रावधान है, कितना है? 6,839 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 के लिए। यह जो कार्यक्रम है वो 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में वित्त वर्ष 28-29 तक लागू किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो? 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, लद्दाख जो कि यूटी है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सीमावर्ती गांव है, मतलब ये गांव जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम हैं या लगे हुए हैं, जो दूसरे देशों से लगती है भारत की। ठीक है, कोई बांग्लादेश से लगती होगी, चीन से लगती होगी, पाकिस्तान से लगती होगी, नेपाल से लगती होगी, म्यांमार से लगती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य नए पंबन रेल पुल के संदर्भ में गलत है? ठीक है, यही है नया पंबन रेल पुल या रेल ब्रिज। ठीक है, बीच से लॉक हट जाता है इसका और ये खुल जाता है ऊपर को। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। लिफ्ट यानी ऊपर उठ सकता है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यह पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। कौन सा गलत है इसमें? देखिए सारे सही हैं, लंबाई वाला जो है ना वही गलत है। 2.08 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ना कि 1.5 किलोमीटर। 2.08 यानी 2 किलोमीटर और 80 मीटर, यानी 2000 मीटर, 2000.80। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं
तमिलनाडु के नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह नया पंबन रेल पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और इस पुल की जो निर्माण लागत है वह है 700 करोड़ रुपए से अधिक और इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पुल की कुल लंबाई है 2.08 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर और 80 मीटर। 80 हो जाता तो 800 मीटर हो जाता वो। सरस्वती सम्मान पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम। यह है व्यास सम्मान। 34वें व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन या के बिरला कह लो इसने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की। यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों के दोनों 1991 के हैं, तो दूसरा वाला इसमें गलत हो जाता है। सूर्यबाला ठीक है यहाँ पर, तो पहला वाला सही हो जाएगा। उपन्यास का नाम क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। यही है सूर्यबाला, महिला लेखिका। 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। ठीक है, यह जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में स्थापित हुआ था, यहाँ गलती है ऊपर। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है व्यास सम्मान। वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ कथन है, यहाँ पर 4 कथन है और इनमें से कौन सा गलत है इन चारों में से? वारंगल चपाता मिर्च, देखिए यह मिर्च तेलंगाना राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद है। यह जो मिर्च है तेलंगाना राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद है। यह मिर्च चमकदार लाल रंग, मोटी फलदेवार और हल्की तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। वारंगल, हनमकोंडा, मुलुगु और जयशंकर भूपालपल्ली जिले इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इस जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन वर्ष 2022 में किया गया था। यही है वारंगल चपाता मिर्च। और गलत स्टेटमेंट बताना इनमें से कौन सा है। देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेलंगाना इतना बड़ा स्टेट और पहला ही जीआई टैग उत्पाद उसको मिला हो, तो पहले वाले को तो हटा ही दीजिए, गलत है पहला। बाकी दूसरा वाला सही है। वारंगल चपाता लाल रंग की है, मोटी फलदीवार वाली, हल्की तीव्रता के लिए प्रसिद्ध। वारंगल, हनमकोंडा, मुलुगु और जयशंकर भूपालपल्ली जिले प्रमुख उत्पादक जिले हैं इस मिर्च के। और इस जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन 2022 में हुआ था। लेकिन गलत यहाँ पर बताना है, केवल पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। ए है इसका आंसर, पर सी है इसका आंसर। केवल पहला सही नहीं है, जो सी में है। 28 मार्च 2025 को वारंगल चपाता मिर्च को भारत सरकार के जीआई रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक उत्पाद यानी जीआई टैग दिया गया। यह जो मिर्च है वो तेलंगाना का 18वां मान्यता प्राप्त जीआई टैग और पहला बागवानी उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। स्थानीय रूप से इस मिर्च को टमेटो मिर्च भी कहा जाता है। तो 18वां है, पहला नहीं है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य विषय स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य था। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया। विषय यानी थीम भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं।
देखिए 7 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह कौन सा वर्ल्ड हेल्थ डे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ ले तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंकाई राजकीय यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे वो। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये नरेंद्र में श्री जुड़ गया, श्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये श्रीलंका का सम्मान मिला है। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च, श्रीलंका के देश का सर्वोच्च सम्मान है ये। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार मिला है। इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है। और 4 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी, ये की फालतू है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार वर्ष 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। उसके बाद अब 25 में गए। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते। कितने? 6 पदक जीते। 1 है स्वर्ण पदक, 1 है कांस्य पदक और 4 हैं, 1 है स्वर्ण पदक, 1 है रजत पदक और 4 हैं कांस्य पदक। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के हितेश गुलिया ने पुरुषों की 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यानी ये जो एक स्वर्ण पदक है, ये विजेता कौन है? हितेश गुलिया। 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ठीक है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये ब्राज़ील में हुई है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण पदक जीता है, उस खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। 1 रजत पदक जीता है, उसका भी नाम याद रखना है। 4 खिलाड़ी वो कौन है, मोटा मोटा नाम याद रखना है। हितेश गुलिया है, 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दोनों के दोनों सी आंसर। तो 31 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 जो है फोज डू इगुआकू ब्राज़ील में आयोजित हुआ। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 श्रृंखला का आयोजन विश्व मुक्केबाजी द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में 19 देशों के 130 से अधिक मुक्केबाजों, जिनमें ओलंपियन भी शामिल हैं, उन्होंने भाग लिया। प्रतियोगिता जो है पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थी, लेकिन भारत ने केवल पुरुष वर्ग में ही भाग लिया। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक जीते। 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। भारत के हितेश गुलिया ने पुरुषों की 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वह विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उस खिलाड़ी का नाम जिसने 1 रजत पदक जीता है, उसका नाम क्या है? 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अविनाश जामवाल ने रजत पदक जीता। और वो 4 अन्य खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो कौन कौन से? मोटा मोटा नाम उनका याद रखिएगा। जदुमणि सिंह मंडेगवाम 50 किलोग्राम में, मनीष राठौर 55 किलोग्राम भार वर्ग में, सचिन 60 किलोग्राम भार वर्ग में और विशाल 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता इन चारों ने। नंबर 28 है, 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दिल्ली सरकार ने हस्ताक्षर किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ। सी है इसका आंसर।
देखिए 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मध्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के संबंध में समझौता ज्ञापन यानी एएमयू हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षर के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला जो दिल्ली है 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, अभी तक तो आम आदमी की सरकार थी। ठीक है, अब सरकार बदल गई तो ये भी बन गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश। 29वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए। शुभांशु शुक्ला 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पहुंचे। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो 15 जुलाई 2025 को धरती पर वापस लौटे। क्या यहाँ एक चीज़ देखिएगा, हिंदी में अगर वापस और लौटना एक साथ है ना तो वो गलत है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, वापस आए ठीक है, या फिर धरती पर लौटे। वापस और लौटे कभी हिंदी ग्रामर में एक साथ नहीं आता, अशुद्ध है वो। यहाँ तीनों के तीनों कथन सही हैं। 18 दिन रहे वो। ठीक है, 25 जून को लॉन्च हो गया था रॉकेट, 26 को पहुंच गए, 18 दिन बिताए, 25 जुलाई 2025 को धरती पर वापसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए। शुभांशु शुक्ला 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। वे एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा थे। ये नाम याद रखना, इसी पर प्रश्न बन जाएगा ABCD से अगर प्रश्न बनता है तो। 25 जून को लॉन्च हुआ था वो। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को धरती पर वापस लौटे। ठीक है, 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर लौटे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट को करेक्ट किया गया ताकि याद ही हो जाए आपको, कोई भी एलिमिनेशन नहीं था इसमें। और इससे बाहर शुभांशु पर अगर प्रश्न आया तो नहीं जाएगा, इसी में से बन जाएगा अगर बनता है तो एग्ज़ाम में। ठीक है, रॉकेट का नाम, दिन, पहुंचने की तिथि, आने की तिथि सब है उसमें। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अभी कजाकिस्तान के द्वारा 2 अप्रैल 2025 को खोजे गए दुर्लभ मृदा धातुओं का अनुमानित भंडार कितना है? 2 मिलियन मीट्रिक टन, 10 मिलियन मीट्रिक टन, 20 मिलियन या 50 मिलियन? देखिए 2 अप्रैल 2025 को खोजे गए दुर्लभ मृदा धातुओं का अनुमानित भंडार कजाकिस्तान के द्वारा जो खोजा गया है वो 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक। ऐसी है इसका आंसर। 2 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसे 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार मिले हैं, जिससे यह क्षेत्र चीन और ब्राज़ील के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ धातु भंडार बन सकता है। और इसे करागंडा क्षेत्र में कुइरेक्तिकोल साइट पर खोजा गया है। यह साइट अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है, उससे लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हमने मॉर्निंग से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, स्टेटमेंट भी हैं उनके साथ, काफ़ी स्टेटमेंट से भी प्रश्न बनते हैं। तो व्याख्या को भी अच्छे से सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए। और फुल टेस्ट PDF से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।